नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है, घड़ा भी भर जाता है। और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसी कोशिश में जुटा है कि एक एक करके पार्टियां जोड़ी जाए ताकि 2024 में टक्कर दी जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इस घड़े में छेद करने का कोई मौका नहीं चूक रही है। 18 जुलाई को एनडीए और विपक्षी मोर्चे का एक तरह से फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि 18 जुलाई को यह पता चलेगा कि टीम विपक्ष में कितने योद्धा शामिल हैं और टीम एनडीए के साथ कितने धुरंधर हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के नाम पर सिंपैथी का दांव चलते हुए आज कांग्रेस ने देश भर में सत्याग्रह किया। यह अपने आप में अनोखा था। और इस बीच ये खबर भी आई कि राहुल गांधी जल्द ही किराए के फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं। ये फ्लैट स्वर्गीय शीला दीक्षित का है और सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी किराया देकर इस फ्लैट में रहेंगे। लेकिन सबकी नजर इस बात पर भी टिकी है कि पटना की घटना के बाद क्या केजरीवाल टीम विपक्ष का हिस्सा होगी या नहीं होगी। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कौन तोड़ेगा 2024 का चक्रव्यूह? आज का आर पार व्यूअर्स इसी पर। – 2024 के लिए सियासत का पावर प्ले शुरू हो गया है। मिशन पटना के बाद अब बारी बेंगलुरु की है और खबर है कि विपक्ष का कुनबा बढ़ाने के लिए नए दलों पर डोरे डाले जा रहे हैं और इस बार बैठक में 24 दल शामिल हो सकते हैं। एमडीएमके, केडीएमके, वीसीकी, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस जोसफ और केरल कांग्रेस मणि, ये दल भी बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। इस बीच राहुल गांधी को 2 साल की सजा और सांसदी जाने के खिलाफ आज कांग्रेस ने देश भर में मौन सत्याग्रह किया कि आपने एक समाज की बेइज्जती करी तो आपको कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांग लीजिए। तो उस समय राहुल गांधी ने कौन सा मौन सत्याग्रह कर रहे थे कि वो माफी नहीं मांग सकते थे अपनी गलती की। चर्चा यह है कि राहुल गांधी का नया पता B2 निजामुद्दीन हो सकता है। सांसदी और बंगला गंवाने के बाद राहुल गांधी शीला दीक्षित के इस मकान में किराए पर शिफ्ट हो सकते हैं। 3 बेडरूम का फ्लैट हुमायूं टॉम के ठीक सामने है। इस बीच बिहार से भी बड़ी खबर है। नीतीश ने चुटकी लेते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी से पूछा कि आप पगड़ी क्यों पहनते हैं, तो सम्राट चौधरी ने भी नीतीश को मुंहतोड़ जवाब दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा ये मुरेठा क्यों बांधे, तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। इस बीच बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। ममता जी, आप प्रेस से आंखों में आंखों मिला के बात क्यों नहीं कर पा रही हैं? आपको अपनी खुद की शर्म आ रही है कि 45 लोगों की हत्या, इतने बैलेट बॉक्सेस की लूट, इसके बाद आप ये जीत हासिल की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में किसकी तैयारी भारी पड़ने वाली है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कौन तोड़ेगा 2024 का चक्रव्यूह? तो आज इसी पर होगी सबसे जोरदार बहस। कौन तोड़ेगा 2024 का चक्रव्यूह? आइए आपको दिखाते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, 2024 के चुनावी चक्रव्यूह का विश्लेषण। विपक्ष की चाल क्या है और बीजेपी के पास काट क्या है। महागठबंधन का कुनबा बढ़ाने की तैयारी है और कुनबा बढ़ भी रहा है। ताकत दिखाने के लिए 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई है और यह बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। राहुल गांधी के नाम पर विक्टिम कार्ड का एक बड़ा दांव है। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी विरोधी है राहुल गांधी, वो प्लान तैयार किया है बीजेपी ने। ईडी के बहाने मोदी सरकार को घेरने की चाल है। विपक्षी गठजोड़ को भ्रष्टाचार से जोड़ने का लगातार दांव बीजेपी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भोपाल की रैली में यही कहा था। जेपी नड्डा और अमित शाह भी अपने कार्यक्रमों में यही कह रहे हैं। यूसीसी को ध्रुवीकरण का टूल बताया गया है।
यूसीसी को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को राष्ट्रहित से जोड़ा गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन इज, और बड़ा सवाल यह है कि हर मुद्दे पर मजबूत मोर्चाबंदी के बीच क्या विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? आज का आर पार इसी पर। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। अलका लांबा है कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रवक्ता, पूर्व एमएलए रह चुकी हैं। मेरे साथ रीना गुप्ता है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, उनका अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया है मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन अलका लांबा, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। बीजेपी कह रही है कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और इसीलिए मौन है। अमीर जी, आपकी आज चर्चा का विषय है चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा। तो मैं बताती हूं कि तानाशाह भाजपा सरकार का घमंड और चक्रव्यूह 140 करोड़ की वो जनता तोड़ने जा रही है 2024 में, जो महंगाई और बेरोजगारी से आज परेशान है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ उसकी परवाह उन्हें खुद भी नहीं है, क्योंकि जब उनकी फैसला गुजरात कोर्ट का आया तब वो हरियाणा के किसानों के बीच में थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सदन के अंदर हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई सदन के बाहर सड़क पर जारी है। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। तेलंगाना से जाकर से लेकर जलते हुए मणिपुर में राहत कैंपों में जख्मी जो हैं उनके घाव में मलहम लगाने का काम करते हैं। ये काम जो मानवीयता का देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद की जा रही थी, वो कोई और नहीं, जो संवैधानिक पद पर आज नहीं है, जिसका बंगला खींचा, उसकी सुरक्षा छीनी, उसका घर बार सदस्यता छीनी, जेल भेजने की उसे तैयारी है और वो देश के लोकतंत्र को बचाने चला है। आज अध्यादेश लोकतांत्रिक तरीकों से, अध्यादेश के तरीकों से, बिना संसद बुलाए, बिना चर्चा किए आप जीएसटी पर आप पीएमएलए लागू कर देते हैं, आप कृषि कानून अध्यादेश से लाते हैं, आप ईडी सीबीआई के डायरेक्टर का पद जो है वो बिना चर्चा के अध्यादेश से 2 से 5 साल का कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आज कदम उठाना पड़ता है और कहना पड़ता है ईडी के डायरेक्टर का जो आप उनको एक्सटेंशन बार बार दे रहे हैं वो अवैध है, गैर कानूनी है, इसे रद्द किया जाता है और 31 जुलाई को ईडी के डायरेक्टर को हटना होगा। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। देश में जब संसद है, लोकतंत्र है, क्यों नहीं चर्चा करते, क्यों अध्यादेश से थोपते हैं? और राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस हो, 95% मामले जब से ये भाजपा की सरकार आई है, मैं आपको मामले बताती हूं, ये पार्लियामेंट में बताया गया कि 3555 मामले दर्ज किए इस भाजपा की सरकार ने। 3555 मामलों में 95% जो है वो राजनीतिक दलों के लोग हैं, जिसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा है। और अभी तक दोषी जो करार किए गए 9 साल में सिर्फ 25, जिसमें से कांग्रेस का और विपक्ष का एक भी नेता नहीं है। जो दोषी थे, नारायण राणे, आपके अजीत पवार, आपके हेमंत बिस्व शर्मा, आपके शुभेंदु, कितने नाम गिराऊं, सब पे ईडी जी आपने कई सारे तार छेड़ दिए। अलका लांबा, आप एक एक करके ये लंबा जवाब हो गया, एक एक करके जवाब भी ले लेते हैं। अलका जी उन्हें नहीं देंगे राहुल गांधी जी। अलका जी, यू मेड योर पॉइंट। अलका जी, यू मेड योर पॉइंट। लड़ रहे हैं जी जीतेंगे। जी अलका जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके गौरव भाटिया, सीधा सवाल आपसे यह है, कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर एक विक्टिम पॉलिटिकल कार्ड खेल रही है, दूसरी तरफ अपना कुनबा बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी उसमें है नहीं है, आप माइनस करके चलिए, लेकिन क्या आपके लिए यह चिंता की लकीर है, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए ये चिंता का बहुत बड़ा सबब है कि उनका नेतृत्व और उनका नेता राहुल गांधी है, वो जहां जहां जाता है भस्मासुर की तरह दूसरी पार्टी को तो भस्म करता ही है, खुद भी भस्म हो जाता है। मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जनता पूछ रही है। अमित जी, हमें याद करना चाहिए, राहुल गांधी अपने बचकाने व्यवहार से विदेशी धरती पर जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, फिर कर्नाटका में जीत होती है कांग्रेस पार्टी की। अब लोकतंत्र जिंदा था या मर चुका था मुझे नहीं पता, ये कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगी। लेकिन ये बताइए, अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा टीएमसी चोरों की पार्टी है, और उसके बाद उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में जो अराजकता देखी जा रही है जंगल राज है। तो राहुल गांधी जो मणिपुर गए थे मोहब्बत की दुकान लगाने, वो मोहब्बत की दुकान लगाने पश्चिम बंगाल कब जाएंगे? ये बात अलग है कि इस मोहब्बत की दुकान में
मोहब्बत छोड़कर बम मिलेगा, आपको मतदान पेटियां मिलेंगी, कफ्न मिलेगा, कट्टे मिलेंगे, लेकिन आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी। लेकिन ये सवाल बिल्कुल वाजिब है जी। अब आप कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाइए और ये बताइए कि इसका उत्तर देंगी। ये जो अगली बैठक कर्नाटका में है, इनके अपने कार्यकर्ता मारे गए हैं। मैं जानना चाहूंगा उन कार्यकर्ताओं का नाम तक पता है कांग्रेस की प्रवक्ता को? उनका नाम पता है? उनके परिवार वाले लेकिन जिसके नीचे, जिस छत के नीचे आप बैठे, ओके, ये एक वैलिड पॉइंट है। ओके आपकी पार्टी के लिए आप गठबंधन कर रहे हैं। गौरव मेरा निवेदन, थैंक यू गौरव, आपने मेरी बात को सुना। अब अलका लांबा, ये एक वैलिड पॉइंट है कि आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है बंगाल के अंदर, और एक छत के नीचे ममता बनर्जी और खड़गे साहब अगर मिलेंगे, बैठेंगे, राहुल गांधी भी वहां होंगे, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों मार रही है टीएमसी के शासन में, क्यों मारा जा रहा है? जान से गए आपके कार्यकर्ता। अधीर रंजन चौधरी हाई कोर्ट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रही हूं, मणिपुर की आग को छुपाने के लिए जो राजनीतिक आग है, वहां पर डबल इंजन की सरकार है। आज मणिपुर में 60-70 दिन से मणिपुर जल रहा है, दो समुदाय लड़ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी मौन है। उस आग को दिखा रहे हैं जो राजनीतिक जो है आग है। राज्य सरकारों, पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार टीएमसी की बनती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, पर उस आग में लगातार घी डालने का काम कोई और नहीं। इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए। देश एक आदमी को पनौती के नाम से जानता है कि जहां जानता है वहां पर जाकर बेड़ा गर्क इस देश का हो जाता है। वो पनौती कौन है, ये आपके भाजपा के प्रवक्ता समझ रहे होंगे। आज पूरे देश का, आप रूस में जाकर तेल खरीदते हैं चीनी युआन में, शर्म कीजिए, 7,000 करोड़ का तेल खरीदते थे। जवाब। आज 90,000 करोड़ का तेल खींच रहे हैं और चीनी युआन में खरीद रहे हैं, जिसे लाख करके दिखानी थी। जवाब। अलका जी, मेरा निवेदन को मानिए। अलका लांबा, हियर मी आउट। ओके, गौरव भाटिया जवाब शार्प। ओके, गौरव भाटिया शार्प रिप्लाई। मेरा निवेदन है आप दोनों से 40 सेकंड में अपनी बात को रखें, तभी चर्चा सार्थक होगी। गौरव भाटिया। बिल्कुल अमीर जी, पूरे देश ने देखा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को, जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के मारे गए हैं, विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जान की आहुति दे दी, उनके नाम भी नहीं पता है। उनकी चिंता कर लेंगे। फूलचंद एक का नाम है। 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, आटे पर भी जीएसटी है, गरीब को कब राहत देंगे? जवाब ले लेते हैं। अलका जी, यू मेड योर पॉइंट। अलका जी, यू मेड योर पॉइंट, जवाब ले लेते हैं। ओके, गौरव भाटिया। जैसे इनका नेता वैसे प्रवक्ता, कार्यकर्ता की जान से ऊपर टमाटर के रेट बता रही हैं। ये प्रवक्ता का बौद्धिक स्तर है। अरे शर्म मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, हमारी पार्टी, हमारे नेता, अलका जी दिलाना है, कैसे उनकी लड़ाई लड़नी है। एक करके पनौती वाले पे भी जवाब ले लेंगे। देश सौंपा है, देश के प्रश्नों के जवाब दीजिए। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया, 30 सेकंड में एक शार्प रिप्लाई, देन आई विल गो टू अलका लांबा एंड रॉक भदौरिया। ओके। अरे इतना शार्प था कि उनके होश उड़ गए हैं अमीर जी। टमाटर से कोई कार्यकर्ता जिसने अपनी जान दी है उसकी तुलना करने लगी। आप सोचिए क्या बौद्धिक स्तर है। मुझे दुख होता है, ठीक है वो विरोधी पार्टी से थे लेकिन भारतीय थे, हमारे भाई थे, उन्होंने जान दी। और किसका जो है कसूर है अराजकता की मूर्ति ममता बनर्जी का। सवाल जनता ये पूछ रही है, ये जो बैठक होगी कर्नाटका में, इसमें ममता बनर्जी आएंगी तो अधीर रंजन चौधरी जी क्या मुंह दिखाएंगे? वो लीडर है कांग्रेस पार्टी के, और ये सवाल क्या जायज नहीं है? दूसरी बात, पनौती बोला। अरे पनौती तो वो व्यक्ति है जिसने आपको पंजाब हरा दिया, जिसने ये सुनिश्चित किया कि उत्तर प्रदेश जो कि गांधी परिवार का गढ़ होता था वहां 2 सीटें हो गई। पनौती वो है जो अमेठी हार गया और वायनाड चला गया। पनौती वो है जो दिल्ली के 2 विधानसभा चुनाव में सुनिश्चित करता है कांग्रेस पार्टी की 0 सीटें आए। पनौती वो है जो देश की बदनामी रिप्लाई। पनौती वो है जो कहता है यहां पे अल्पसंख्यक
जो है वो सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ी पनौती कौन होगा? कांग्रेस के नेता तो अंदर खाने अलका जी की बारी है। गौरव, तो हमारी पार्टी का हाल बेहतर। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। हो गया। ओके, अलका लांबा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी। भाजपा के प्रवक्ता विपक्षी की एकता और बैठकों से इतने बौखला गए हैं कि देश के मुद्दों को छोड़कर उस राहुल गांधी जो आज किसी संवैधानिक पद पर नहीं है लेकिन इन भाजपाइयों की रात की नींद उड़ाई हुई है, और उस विपक्षी एकता से इतने बौखला गए हैं। 22-23 तारीख को पटना में मीटिंग होती है, महीने भर में 17-18 जुलाई को बेंगलोर में मीटिंग होगी, और उसके तुरंत बाद 20 को संसद का सत्र है। इन्हें मालूम है विपक्ष एकजुट होकर जनता के मुद्दों पर इन्हें घेरने वाला है। इनके पास कोई जवाब नहीं। जहां तक बंगाल की बात है, हम हिंसा का कड़ा विरोध करते हैं और ये गलत है, ये रुकना चाहिए। उसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, हर एक का कार्यकर्ता मारा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता भी मारा गया है। उसके न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन आपको मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। देश को कहना चाहती हूँ, आज भाजपा का प्रवक्ता जो है टमाटर को लेकर मजाक उड़ा रहा है। अरे आटा देखिए, जीएसटी देखिए, हर चीज पर आपने लेकिन एक वैलिड बात बोली। राहुल गांधी तो अभी किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। अब तो गौरव भाटिया जी, अलका जी पड़ी कि कृषि कानून ओके, अलका लांबा, यू मेड योर पॉइंट कि अडानी की निश्चित तौर पर टमाटर महंगा है, विषय है वो। लेकिन एक सेकंड करके रीना गुप्ता भी इंतजार कर रही है, अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड किसके लिए? जी, मैं आऊंगा मैडम, मैं अलका जी वापस आऊंगा आपके पास। लेकिन गौरव भाटिया, राहुल गांधी तो अब किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। अलका लांबा राइटली सेट, किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। अब तो वो दूसरे मकान में भी शिफ्ट होने वाले हैं, जो खबर आ रही है। एक और दूसरे घर में जाने वाले हैं, जिस तरह की न्यूज आ रही है। तो आपका टारगेट राहुल गांधी है या आपका टारगेट विपक्षी एकता है? दैट्स द क्वेश्चन। देखिए, मैं बिंदुवार तरीके से उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि इनकी एकता देख के भाजपा और एनडीए बौखला गए हैं। बिहार की बैठक के बाद अमित जी, तथ्यात्मक तौर पे आप पुष्टि कर दीजिएगा, क्या ये सही नहीं है कि एनसीपी जो है वो महायुति का हिस्सा बन गई? ये बिहार बैठक के बाद हुआ है। मतलब एक घटक दल हट गया इनके गठबंधन से, तो ये मजबूत हो गए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने उस बैठक के बाद कहा कि अगर कांग्रेस हमें समर्थन नहीं देगी अध्यादेश के मुद्दे पे, तो हम भी समर्थन नहीं करेंगे। तीसरा, स्टालिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे नहीं, तो पता नहीं कैसे मजबूत हो रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी देख पाता है उससे ज्यादा कांग्रेस के नेता देख पाते हैं, तभी इनका सुपड़ा साफ होता है। अब आपने घर की बात करी, अमीर जी, यहां भी वंशवाद। मतलब राहुल गांधी हजारों करोड़ का घोटाला करके किराए का मकान ले रहे हैं, और वो भी एक वंशवादी से। अरे आम आदमी का घर ले लेते, किसी का भला हो जाता। ओके, अलका लांबा रुपए किराया, अलका लांबा शार्प रिप्लाई। अलका लांबा, और एक बात और कहूंगा, एक बात और। जी, अलका लांबा बोले, फिर आप बोलिएगा। आपका एक बार, अलका लांबा। अमीर जी, आपका एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे बार बार बोलने का मौका दे रहे हैं। मालूम है सत्ता है उनकी, लेकिन विपक्ष को कम से कम यहाँ मैं न्याय होते हुए देख रही हूँ। धन्यवाद करती हूँ। राहुल गांधी जी का आपने एसपीजी सुरक्षा छीनी, आपने घर छीना, आपने संसद सदस्यता छीनी, आप 2 साल जेल भेजने के लिए तैयार हैं। अब राहुल गांधी कहां रह रहे हैं? भाजपा की पैनी नजर है कि राहुल गांधी यहां क्यों रह रहे हैं, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं रह रहे। क्या देश के लिए ये मुद्दा है? राहुल गांधी खुद के लिए ये मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी कहां रहे, लेकिन राहुल गांधी लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। हाँ, वो उठा रहे हैं। राहुल गांधी डर नहीं रहे हैं इन भाजपाइयों की ईडी सीबीआई से। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर, जो ये आंख चीन के आंख में डालकर इन्हें बात करनी चाहिए थी, राहुल गांधी वही आंख में आंख डालकर इनसे बात करते हैं। इनके तो बिल्कुल मैं कहती हूँ बौखलाहट वाजिब है जब प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते और राहुल गांधी जी बिना सांसद हुए मणिपुर में जाते। ओके, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया कुछ बोल रहे हैं। गौरव भाटिया 10 सेकंड। गौरव भाटिया, ओके, अलका जी निवेदन स्वीकारे। ओके, गौरव जी 10 सेकंड, क्या कह रहे थे आप, बताइए। मैं केवल इतना कह रहा था, इतना बड़ा घर उनकी माताजी आदरणीय सोनिया गांधी जी को मिला हुआ है। अरे इतना तो कर सकते हैं राहुल गांधी कि अपनी माताजी के साथ ही रह लेते। या हो सकता है कुछ ठीक ना हो, माताजी को लगता है कि प्रियंका वाड्रा गांधी बेहतर नेत्री हैं,
जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णम बता रहे थे कि राहुल गांधी बुझा हुआ चिराग है। जी जी, बुझा हुआ चिराग। ठीक है, अलका कुछ रिप्लाई करना चाह रही है, वो लगातार कोई मतभेद हो। अलका अमीश जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, मोदी महल रेनोवेशन में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी उनके साथ रहती थी, रह सकती थी? क्यों छोटे मकान में रखा? तो ये क्या मुद्दा बनता है? देश से पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी अपनी माता जी के साथ रहेंगे, उस बड़े घर में रहेंगे, या अपने निजी कहीं लेकर रहेंगे? ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो देश पूछना चाहता है, प्रधानमंत्री जी आपने अपनी माँ को गुजरात के छोटे से घर में क्यों रखा? क्यों अपने प्रधानमंत्री आवास में उस माँ को जगह नहीं मिली जिस माँ का सम्मान और जगह वहां पर? एक और महिला है, नाम लूंगी, उनकी धर्मपत्नी आज भी धर्मपत्नी है, तलाक नहीं हुआ है, उस पत्नी का भी हक उसी 7 मुझे लगता है इट इज टू पर्सनल। ओके मैं एक सेकंड अपनी माता जी को मकान में रखा। ओके रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी एंड देन अनुराग भदौरिया। ओके रीना एक सेकंड, गौरव भाटिया कुछ कह रहा था। रीना मेरे को 10 सेकंड दीजिए। गौरव भाटिया 15 सेकंड। देखिए, पहली बात तो ये व्यक्तिगत हो गई, उनकी बीवी के साथ तलाक नहीं हुआ है। मैं केवल इतना कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे कोई परिवार का सदस्य हो, कोई सरकारी बंगले में नहीं रह रहा। ये बात मैंने इसलिए उठाई कि सोनिया गांधी के पास सरकारी बंगला है और अभी कुछ माह पहले तक सांसद थे राहुल गांधी, तो 2 सरकारी बंगले का दुरुपयोग होता था, तो वहां क्यों नहीं जाके रहते? ये मेरा जो है तथ्य था। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देखिए, आज ये बौखलाया कौन है ये सबने देखा। जी। आज ये उस टीएमसी के साथ बैठेंगे जिसने नरसंहार कराया है बंगाल में, और ये आपके साथ बैठेंगे जिस आपने इन पे आरोप लगाए और कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ ठीक है। मंत्री थी ममता बनर्जी, पीडी और रीना गुप्ता को स्क्रीन पे लेके आइए। मेरा निवेदन है अलका जी, मेरा निवेदन है मानिए। गौरव भाटिया मेरा निवेदन है मानिए। ओके रीना गुप्ता ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके रीना गुप्ता, मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है। कांग्रेस कह रही है कि विपक्षी एकता तो है और राहुल गांधी पर उनका कैटेगोरिकली एक बड़ा फोकस है। क्या आपको लगता है कि ये जो विपक्षी एकता का पूरा मामला है, इसमें हमने पहले देखा प्रफुल्ल पटेल वहां पहुंचे, वो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ऑर्डिनेंस अगर गिरेगा, ऑर्डिनेंस में जो साथ आएगा, विपक्षी एकता तभी गिनी जाएगी। लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। जवाब देखिए अमीश जी, 3-4 बातें हुई हैं, मुझे प्लीज मौका दीजिएगा सबका सिलसिलेवार जवाब देने का। पहली बात तो इस समय कोई बौखलाया हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी 48 घंटे पहले कह रहे थे एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपने उन लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया? तो ये बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय, उनको पता है कि पूरा देश इस समय बुरी स्थिति में है। जो टमाटर 140 रुपए किलो बिक रहा है, जो आटा 200 रुपए किलो बिक रहा है, जो सरसों का तेल इतना महंगा है, जो गैस सिलेंडर इतना महंगा है, और इनसे पूछो तो अभी गौरव भाटिया बोलेंगे मेरे घर में गैस सिलेंडर से खाना नहीं बनता है, मेरे घर में नाली की गैस से खाना बनता है। इस तरह के ऊल जुलूल जवाबों से जनता परेशान हो चुकी है। और जनता यह भी क्लियर है कि इस बार हिंदू मुसलमान की जो घुट्टी भारतीय जनता पार्टी हर बार देने की कोशिश करती है, वो नहीं जनता को इस बार मंजूर है। अब भले ही आप अमृत काल से कर्तव्य काल कर लो, फलाना काल ठिकाना काल कर लो, उससे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का आजादी का अमृत काल है वाला है। नहीं रीना, एक सेकंड, आपने बोला धमकाना काल, आजादी का अमृत काल है। वो सिर्फ बीजेपी का अमृत काल नहीं है, वो आपका भी अमृत काल है, मेरे लिए भी अमृत काल है, इन व्यूअर्स के लिए भी अमृत काल है। 75 वर्ष देश की आजादी के हो रहे हैं, ये बीजेपी का नहीं है अमृत काल। अरे अमीश भाई, अमृत काल नहीं है, अब कर्तव्य काल है, बदल गया, आपको पता नहीं चला है, अब कर्तव्य काल है। कर्तव्य काल में 1200 का सिलेंडर है, 100 रुपए का डीजल पेट्रोल है, और 150 रुपए किलो का टमाटर है। अब कर्तव्य काल चल रहा है।
कर्तव्य काल में हमारा कर्तव्य है कि सरकार कुछ भी उल जुलूल करती रहे, लेकिन हम सब सारी बातें हैं, लेकिन आपको तो सबने, एक सेकंड गौरव भाटिया मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन रीना गुप्ता सवाल का जवाब एक एक करके ऑडियो डाउन करिए, सवाल सुनिए रीना जी, सवाल सुनिए। लेकिन अभी आपको तो धता बता दिया गया है कि आप आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता इस गठबंधन के अंदर। क्या आपको लगता है कि आपको आपकी पॉलिटिकल हैसियत बताई गई है? क्योंकि गठबंधन के अंदर आपके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑन रिकॉर्ड बातें आई हैं। अमीश जी, पता नहीं आपको किसने गलत इंफॉर्मेशन दी है। 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने जहां अरविंद केजरीवाल जी गए, सबने कहा कि वो काले अध्यादेश का विरोध करते हैं। कांग्रेस, सारी पार्टीज ने, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, सब पार्टियां एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है उस गठबंधन में। What Congress said? तो अब कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी मानती है, जो कहती है वो लोकतंत्र के रखवाले हैं, वो संविधान के रखवाले हैं, उनको बताना पड़ेगा कि वो संविधान के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पहली बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ, जब राहुल गांधी जी की सदस्यता, ठीक है, जवाब लेते हैं। अलका लांबा भी जवाब देना चाहती है, गौरव भाटिया भी जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, अमित जी बोलने दीजिए। आपने बोला, बैठी हुई थी, बोलने दीजिए। आपने बोला अपनी बात को रखा, आपने बात को रखा। ओके, अलका लांबा आखिरी बात जी, आपको मैं आगे मौका दूंगा, 30 सेकंड में जवाब। अलका लांबा 30 सेकंड में जवाब। हाँ अमित जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को ये समझा दीजिए, ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है ना, वो किसी एक राज्य, किसी एक दल और किसी एक मुद्दे पर नहीं बना है। इन्हें समझना होगा ये लड़ाई 2024 की है और ये लड़ाई पूरे भारत देश की है, देश के लोकतंत्र और संविधान की है। इसलिए इसे इतना अपना पार्टी अपने ऊपर एक अध्यादेश को लेकर मत देखें। कांग्रेस ने जो फैसला करना है, इन्हें फिर बता रही हूं, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे। जब उचित समय होगा, उचित फैसला कांग्रेस पार्टी ले लेगी। आपको बेंगलोर की मीटिंग में आना है या नहीं, ये आप फैसला कर लीजिए। हमने आपको निमंत्रण भेज दिया है, क्योंकि बाकी विपक्षी दल चाहते हैं। ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं रीना गुप्ता? ब्लैकमेल क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी? होस्ट कांग्रेस, आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए, क्लियर कट कहा जा रहा है। नहीं आना मत आइए, ओके, नहीं आना मत आइए। अगर आप ये सवाल है, ओके रीना जी, के साथ खड़े, ठीक है अलका जी, रीना जी का जवाब सुन लेते हैं, रीना गुप्ता का जवाब सुन लेते हैं। अमीश जी, जो ये अध्यादेश है, ये सीधे सीधे संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। जब भी कांग्रेस ऐसी स्थिति में रही, पुडुचेरी में इनके जो चीफ मिनिस्टर थे, वहां पे किरण बेदी जी, उनको काम नहीं पार्लियामेंट में होगा या पार्लियामेंट के बाहर होगा? सपोर्ट किया आपने। अरे शांत होकर बैठिए अलका लांबा, क्या हुआ सुप्रीम आप कोर्ट में? शांत होकर बैठिए। भाजपा के प्रवक्ता की तरह एक मत करिए, बोलने दीजिए मुझे। आप ये क्या तरीका है, बोले जा रही है, जब ये बोल रही थी तो मैं शांत बैठी हुई थी, नहीं करना चाहते, चुप होकर बैठिए। मुझे बोलने दीजिए, इनको शांत करिए। अच्छा ठीक है, विपक्ष एकजुट है, अनुराग भाई भी बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, विपक्ष में एकजुटता है, एक है और एक होकर लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी माइनस कर दीजिए, इनका जो रवैया है वो दिख रहा है। सिर्फ हमारा जो लेकिन देखिए एक सेकंड, प्रयास में ये कौन से मुद्दे को भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी भाजपा के इशारों में ये बातें कर रही है। ओके, आप भाजपा के इशारों में ये बातें कर रही हैं, आपको माइनस करना है माइनस कर दीजिए। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। सोनिया गांधी के आवास पर इस समय एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है और वहां पर स्पष्ट कांग्रेस का मानना है कि इस सरकार को घेरा जाएगा हर मुद्दे के ऊपर और इस बार नई संसद में यह सब कुछ होगा। और एक चाक चौबंद प्लान कांग्रेस ने तैयार किया है। कर्नाटक की जीत के बाद हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव है। सोनिया गांधी के आवास पर, माफ करिए, ये बैठक होगी, अभी हो ही नहीं है, ये बैठक होगी अनुराग 16 तारीख को ये बैठक होने वाली है और एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। अनुराग भदौरिया। जी बोलिए। विपक्षी एकता की एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ गौरव भाटिया कह रहे हैं कि सब देख लेंगे, हम अकेले ही काफी हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि विपक्ष की एकता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चिंतित है। कैसे? और 2024 में उसको हार भी निश्चित दिखाई दे रही, इसीलिए देखिए परेशान है। कह रहे हैं कि टीएमसी जब वहां जाएगी, जब कांग्रेस के नेता जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे। अरे ये बताइए, आप क्या मुंह लेके जाएंगे? जनता के बीच में टमाटर का भाव पूछा जाएगा तो क्या मुंह लेके जाओगे? आम जनता को क्या बताओगे टमाटर का भाव क्या है? क्या मुंह लेके जाओगे कि दूध का भाव क्या है? क्या मुंह लेके जाओगे समाज में कि मिर्ची क्या भाव बिक रही है, दाल क्या भाव बिक रही है, आटा क्या भाव बिक रहा है, आलू क्या भाव बिक रहा है? क्या मुंह लेके जाओगे जनता के बीच में? इसलिए जनता की लड़ाई है ये जनता का गठबंधन है विपक्ष के साथ। आपके साथ तो गठबंधन है नहीं। हाँ, आप विपक्ष एकता के गठबंधन से परेशान जरूर हैं, परेशान होकर चारों तरफ घूम रहे हैं। दोबारा से चिराग पासवान के पीछे पड़े, आ जाइए आप भी आओ, किसी तरह से आओ दल में। चले गए थे तो कोई बात नहीं, हमने आपकी झोपड़ी में गड़बड़ कर दी थी, अब झोपड़ी नहीं बची तो क्या हो, आइए दोबारा से कुछ झोपड़ी ओपड़ी सजाएं आपकी। इसी तरह आप वहां एनसीपी के यहां चले गए, आइए एनसीपी को भी लेते हैं अपने पास में। क्यों भाई, अभी तक तो आप उनको बता रहे थे, उन पे आरोप लगा रहे थे झोपड़ी, अब अपने पास क्यों लाना चाहते हो आप? सुना अकाली दल पे भी आप डोरे डाल रहे हो, सुना इधर भी कहीं डोरे डाल रहे हो, तो क्या आपकी घबराहट तो आपकी है? ठीक है, गौरव भाटिया का जवाब जरूरी होगा ब्रेक के बाद। आर पार देख रहे हैं आप। जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक नाव में कई लोग सवार दिखाई दिए, लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि उसी नाव में कई मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी दिखी। बताया गया कि गंगा नदी पर बना अस्थायी पुल मानसून के वक्त बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद इसी तरह नाव के सहारे लोग नदी पार करते हैं। 6 महीना बाद नाव से मारते हैं। एक तरफ नदी उफान पर है तो वहीं लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। वहाँ से सामने आए एक वीडियो में कई और नाव भी दिखी जिसमें क्षमता से ज्यादा लोग बैठे नजर आए। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और वहां पर पहले ही कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। और अब मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी कि मध्य प्रदेश को जल्दी इस बारिश से राहत भी नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के विदिशा, राजगढ़, खंडवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी, जिसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश को अभी आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली। वहां पहले से ही कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। इसके अलावा राज्य की तमाम नदियां उफान पर हैं। गुजरात के साबरकांठा में जबरदस्त बारिश और भीषण बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है, जिससे नदियों में उफान आ गया। और इसी बीच वहां से दिल दिला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पानी के तेज धार में एक आदमी फंसा नजर आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी उफनती हुई नदी में फंसा दिखाई दिया। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खौफनाक लहरों के साथ बहता नजर आया, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी, अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। साबरकांठा के ईडर इलाके में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे वहां वो आदमी पानी की तेज धार में फंस गया और काफी देर तक वो ताकतवर लहरों का सामना करता रहा, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो किनारे तक नहीं पहुंच सका। तभी अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 लोग मदद के लिए उसके पास पहुंचे और सैलाब से खींचकर उसकी जान बचा ली। इस दौरान दोनों लोग भी खुद को बचाते दिखे। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन अलर्ट पर है। मुसीबत ये बारिश बन गई है। वहां से सामने आया एक वीडियो में अंडरपास में पानी भरा दिखाई दिया, जहां सवारियों से भरी एक बस फंस गई और फिर वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस बस में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। उस वीडियो में अंडरपास में भरे बारिश के पानी में वो बस आधी डूबी नजर आई। बताया गया कि रोडवेज की उस बस में करीब 50 लोग सवार थे। सवारियों का आरोप है कि अंडरपास में पानी भरा था और मना करने के बावजूद ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, जिससे कि बस पानी में फंस गई। मना करने के बावजूद भी यानी ड्राइवर साहब नहीं माने और उन्होंने गाड़ी को पुल के अंदर डाल दिया है। वहाँ मौजूद लोगों ने सभी सवारियों को बाहर निकाला और फिर मशीनों की मदद से बस को बाहर निकालने में जुट गए। श्री आनंदपुर साहिब से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सतलुज नदी में आई बाढ़ की वजह से लोगों को बचाने के लिए कई गांवों में नाव चलानी पड़ी और वहां गांव में इतना पानी भर गया कि प्रशासन को बचाव अभियान चलाना पड़ा, जिसमें एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को तैनात करना पड़ा, क्योंकि सतलुज नदी में आई बाढ़ में कई गांव डूबे दिखे। कई जगहों पर तो 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ दिखा, जिसमें लोग कमर तक डूबकर जाते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से खेतों में सैलाब आ गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बाद बचाव अभियान की टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा और सेना के जवान वहां पर फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में सेना के जवान कुछ बुजुर्गों को नाव में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए नजर आए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सतलुज नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ आ गई। और भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है।
बरसात के साथ ही धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना भी इस खतरे के लिए जिम्मेदार है। दरअसल एनएचपीसी ने डैम के गेट खोल दिए, जिसके चलते नदी पूरे उफान पर है। डैम से आ रहे पानी के कारण नदी का बहाव भी काफी तेज हो गया है और नदी किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं किसानों की कई बीघा जमीन भी जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हाहाकार मच गया। यमुना नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि किनारे बना एक मकान देखते ही देखते उसमें समा गया और सैलाब के साथ तिनके की तरह बह गया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब की तरह बहता यमुना नदी का पानी महज 9 सेकंड के भीतर मकान को बहा ले गया। गनीमत ये रही कि खतरे को देखते हुए इस मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हरियाणा के सोनीपत, करनाल, यमुनानगर और पानीपत जिले के कई गाँवों में भयानक बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि करनाल जिले में तो कुछ गाँवों में यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर का असर दिखने भी लगा। खेतों, सड़कों और गांव की गलियों में पानी भर गया। पुलिस टीम के साथ जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। और उधर पानीपत में भी यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई जगह से तटबंध टूट जाने के चलते 12 से ज्यादा गांव के ऊपर बाढ़ का खतरा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सनौली इलाके के कई गांवों में 30,000 एकड़ से ज्यादा फसल जलमग्न हो चुकी है। फसल भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कम से कम 10 गांवों की जमीन है जो एक खराब हो चुकी है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही है। हालात खराब होते देख मिलिट्री को भी पानीपत में बुला लिया गया है और एनडीआरएफ टीम को भी सूचना दे दी गई है। हरियाणा के पंचकुला से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश के बीच एक दूल्हा छाता लेकर नदी पार करता हुआ दिखाई दिया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दूल्हा सैलाब पार करता दिखा। जो वीडियो सामने आया उसमें भारी बारिश के बीच वो दूल्हा हाथ में छाता लेकर घुटने तक भरे पानी को पार करता नजर आया। इस दौरान उसके पीछे एक लड़का भी नजर आया, जो उसके साथ मटमैले पानी से गुजरता नजर आया। हालांकि जैसे ही पानी कम हुआ वो दूल्हा और लड़का वहां रुक गए। इसके बाद वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से खूब वायरल हुआ। पिछले कई दिनों से पंचकुला में लगातार हो रही बारिश से वहां की हालात बिगड़ गए। हरियाणा के अंबाला से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अंबाला की मिलिट्री अस्पताल बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आया। वीडियो को देख ऐसा लगा मानो अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया हो और अस्पताल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहां से जो एक वीडियो सामने आया उसमें मिलिट्री अस्पताल बाढ़ के पानी में डूबा दिखा। उसकी सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और वो दरिया बन गई। अस्पताल के मेन गेट से लेकर अंदर तक सभी विभाग सैलाब में डूबे दिखाई दिए। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो अस्पताल में कोई नदी बह रही हो। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक कई विभागों में पानी भरने से करोड़ों रुपए की मशीनें खराब हो गई। अंबाला से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश की वजह से नदी का पानी हाईवे पर पहुंच गया और उसके तेज बहाव में आकर एक बस पलट गई, जिसके बाद उसमें सवार कई यात्रियों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि नदी का पानी हाईवे पर लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में हर गुजरते पल के साथ बस में सवार यात्रियों के बहने का खतरा बढ़ गया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिली, रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंच गई और उसके बाद रेस्क्यू टीम ने बस को एक रस्सी से बांध दिया ताकि बस पानी के बहाव के साथ न बहे। इसके बाद बस में मौजूद यात्री उसके ऊपर चढ़ गए। फिर प्रशासन की टीम ने जमीन खोदने वाली मशीन के सहारे एक एक कर सभी 27 यात्रियों को बचा लिया। हमने उनको रेस्क्यू किया, सभी को निकाला, सभी सुरक्षित है। इस घटना के बाद प्रशासन ने हाईवे को बंद कर दिया ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। और वहीं उत्तराखंड में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद सोलनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे कि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नदी से सटे गांव और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की प्रशासन अपील कर रहा है। वहीं कई लोगों के घरों में भी पानी भर गया, जिससे जहरीले जीवों का लोगों को डर सता रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। प्रभावित इलाके का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। लोगों से नदी के नजदीक नहीं जाने की अपील की जा रही है। बारिश के बाद हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के घर के आसपास भी कमर तक पानी भर गया। उस इलाके में हालात इस कदर खराब हो गए कि पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले सभी लोगों को काफी दिक्कतें पेश आई, क्योंकि इस इलाके में जहां हरियाणा के गृह मंत्री का घर है, कमर तक बारिश का पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा है कि गृह मंत्री अनिल विज के घर का आंगन और वहां रखी हर चीज पानी में डूबी नजर आई। ये गृह मंत्री अनिल विज का घर है, जो किस तरीके से पूरी तरह से डूब चुका है। हरियाणा के उस इलाके में कई फीट पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से लोग अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ घर की छत पर रहने को मजबूर हो गए। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि पानी के मोटर वाले हिस्से में पानी भरने से घरों में पीने का पानी भी नहीं आ रहा। जरूरी काम के लिए निकलने वाले लोग कई दिन से भरे उस गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर दिखे। हरियाणा के अंबाला में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा शहर डूबने की कगार पर आ गया और वहां पर पिछले कई घंटों से हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई।
सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। वहां से आई एक तस्वीर में कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, अंबाला में बहने वाली मारकंडा नदी भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान तक पहुंच गई, जिससे इसके आसपास के इलाकों पर बाढ़ में डूबने का खतरा मंडराने लगा। जहां मेरे आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर पानी का लेवल जो है वो किस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वहां हो रही भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी वजह से लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। ऐसे में घरों में मौजूद लोगों को डूबने का डर सताने लगा, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दे दिए। और इधर उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां पर बारिश की वजह से कई घरों में पानी घुस गया। उधर कई घर बहते भी दिखाई दिए। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मौसम विभाग ने पहले ही नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान है। वहां से सामने आए एक वीडियो में कई घरों में मलबा भरा नजर आया। बताया गया कि इस आपदा से बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग दहशत में हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 400 पे काम करना शुरू कर दिया है। आज जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी ने करी और मिशन 400 की बात करी है। मिशन 2024 पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। मिशन 400 में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ बीजेपी से गौरव भाटिया है, मेरे साथ अलका लांबा है, रीना गुप्ता है, अनुराग भदौरिया है और मानव जायसवाल है। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट करिए। मिशन 400 में भारतीय जनता पार्टी है। आप टमाटर इतना महंगा है तो हर रोज कहां से ले आते हैं? देखिए, सवाल यह है कि टमाटर हर रोज नहीं लाते हैं। टमाटर वही है। आजकल किसी से पूछो क्या हाल है तो पता है क्या कहता है भैया? कहता है यार बहुत बुरा हाल है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि टमाटर खरीदने की हालत खराब है। मतलब अगर किसी की हालत खराब है तो कदो टमाटर नहीं खरीद पा रहा है। या किसी से पूछो कि क्या भैया क्या हाल है तो कहता मैं भैया मेरे हाल बहुत अच्छे, मैं इतना अमीर हूं कि मैं टमाटर खरीद सकता हूं। अब ये हालत देश में आ गई है कि मैंने मतलब आप अमीर हैं, आप टमाटर खरीदे हुए हैं। आप टमाटर खरीदना मतलब आप काफी अमीर हैं, आप डेली टमाटर खरीद रहे हैं। मैं तो एक टमाटर है, एक मिर्च है हमारे पास। ये मिर्च भी बहुत महंगी है। अच्छा। ये धनिया भी देखिए कितनी बुरी तरह से, देखिए धनिया कितना महंगा है। हमारे पास तो धनिया भी है, टमाटर भी है, मिर्च भी है। तो ये हालत अब देश में होगी कि धनिया टमाटर मिर्च लेके चलना पड़ता है साथ में। टमाटर लिए होंगे तो धनिया मिर्ची फ्री मिल गई होगी, ना हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चिंता इसकी नहीं है। टमाटर लिए होंगे तो धनिया मिर्ची फ्री मिल गई होगी। वो विपक्ष की ताक, सुनिए, नहीं विपक्ष के यहाँ ताक झाक करते हैं। पता क्या सोचते हैं? विपक्ष की मीटिंग में क्या हुआ, उसने चाय पी कि नहीं पी? नहीं फलाने नेता ने चाय नहीं पी। नहीं भाई, चाय तो पी थी, समोसा नहीं खाया। फलाने नेता ने समोसा क्यों नहीं खाया? फलाना नेता। ठीक है गौरव भाटिया, अब आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया अब आप तसल्ली से जवाब सुनिएगा। अब आप तसल्ली से, आप चाय समोसा नोट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अमीरों के पास अब टमाटर होते हैं। एक सेकेंड, और आप झोपड़ियों में भी ताका झाकी करते हैं और सबको बोल रहे हैं कि हमारी झोपड़ी में आ जाओ, हमारी झोपड़ी में आ जाओ। अनुराग भदौरिया अब साइलेंट हो जाइए। अब आपने अपने विषय पे रख ली बात। गौरव भाटिया, ब्रेक से पहले भी आप बोल रहे थे ना अनुराग जी। गौरव भाटिया। धन्यवाद अमीर जी। अमीर जी देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो जमाखोरी कर रहे हैं टमाटर की और नींबू की, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही कर रहे हैं। इनके पास और कोई काम तो है नहीं, तो ये इनके लिए ही अर्ज किया है। मैं अखिलेश यादव का तोता हूं, हाथ में टमाटर रख के सोता हूं। कभी टमाटर लाते हैं, कभी नींबू लाते हैं, कभी धनिया, कभी पुदीना। अरे भैया, क्या ये सब्जी की दुकान को बुलाया था आपने? तो फिर जनता का अमीर जी, आपने सपा के हो गया। अगर टमाटर आपने सपा के आलू टमाटर क्यों बोल रहे हैं? अगर भिंडी मिर्च दिखाई देगी, मैं अखिलेश यादव का तोता हूँ, हाथ में टमाटर रख के सोता हूँ। अच्छा ठीक है, जानिए कि नींबू और टमाटर में बहुत फर्क होता है। दोनों अलग अलग चीजें। सुनो, मैं सपा के प्रवक्ता मेरे साथी हैं। एक चेतावनी दे दूं, ज्यादा टमाटर मत दिखाओ। कांग्रेस की प्रवक्ता लेके जैसे कपिल सिब्बल पे टमाटर मारे थे, ऐसे ना मारने लगे। चुराते यही लोग हैं, जमाखोरी तुम लोग करते हो। अमीर जी, मैं कहूंगा इनसे, ये कह रहे थे कि अंदर झांकते हैं। अरे ओपी राजभर हमने नहीं झांका, वो बाहर निकलकर खुद आए और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अभी और टूटेगी, शिवपाल यादव जी जो है फिर से छोड़ेंगे साथ। अब ये तो पूछा जाएगा ना कि ओपी राजभर आपके साथ है
उसके बाद कह रहे सपा टूटेगी। अरे टूटी साइकिल का बचा क्या है कि और टूटेगी? फिलहाल ये उनसे पूछिए, ताका जाकी हम नहीं कर रहे। अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का जवाब दे दूं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को तो ये बताना चाहिए, ये देखिए मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी की इकाई जो दिल्ली की है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही हुआ। आप क्या दिखा रहे हैं? अलका लांबा ने क्लियर कट बोल दिया, आना आइए, नहीं आना मत आइए, आपकी दिखाने की आवश्यकता नहीं है ना। ओके, बोला आपको आना आइए, तो मतलब सोचिए अमीश भाई, हाँ अमीश भाई, इससे मुझे एक चीज और याद आई, सुनिए। अरे मैं अपनी बात पूरी कर लूं, प्लीज शांत कराइए, शांत कराइए। बीच में ना बोले। अमीश जी, अगर आप डेकोरम नहीं बना पाएंगे तो मैं अच्छा गौरव भाटिया अपनी 15 सेकंड बात रख ले, फिर मैं रीना गुप्ता आपको मंच दूंगा। ओके रीना गुप्ता, गौरव भाटिया 10 सेकंड अपनी बात रख ले। कि प्रफुल्ल पटेल के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है कि नहीं? कराइए प्लीज। पहले गौरव भाटिया बोलते थे कि प्रफुल्ल पटेल के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। अब गौरव भाटिया जो है प्रफुल्ल पटेल की आरती उतारने वाले हैं। ओके गौरव भाटिया देखिए, इनको तो ये बताना चाहिए, अरविंद केजरीवाल तो राजनीति में आए ही ये कह के कि शरद पवार और साथ में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। आज उनकी गोद में कैसे बैठ गए हैं बताइए? शरद पवार जी के साथ क्यों है? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने तो आपकी यही बेइज्जती कर दी, कहीं का नहीं छोड़ा? ठीक है जवाब रीना गुप्ता का रिप्लाई। ओके गौरव भाटिया होल्ड ऑन, ये रीना गुप्ता, आप जबरदस्ती जाने में क्यों लगे हैं? ये सवाल आपका वोटर भी आपसे पूछेगा। आपको इतना धुतकारा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हमको पहुंचना है, हमको जाना है। प्रैक्टिकली धुतकारा जा रहा है। अमीश भाई कौन धुतकार रहा है? आपके कहने से और गौरव भाटिया के कहने से हो जाएगा कि धुतकारा जा रहा है? 14 ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सबने स्वागत किया है, किसी ने नहीं धुतकारा है। अब आप गौरव भाटिया से ये पूछिए कि प्रफुल्ल पटेल जिसके लिए ये बोलते थे कि दाऊद इब्राहिम के साथ उनका संबंध है, अब गौरव भाटिया का क्या वक्तव्य है? गौरव भाटिया से पूछिए कि घर में खाना कैसे बनता है, नाले की गैस से बन रहा है खाना कि गैस सिलेंडर से बन रहा है? अच्छा ये बताइए, लोकसभा में कितनी सीटें आपकी? अरे कट्टर बेईमान पार्टी, ये बताओ लोकसभा में सीटें कितनी है? अमीर जी अब सारे के सारे ठीक है। मानव जायसवाल विपक्षी एकता की बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। कांग्रेस के साथ नजरें कैसे मिलाएंगे? उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया है पंचायत चुनावों के अंदर, और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ये सब कुछ हो रहा है टीएमसी के गुंडों के इशारे के ऊपर। नजरें कैसे मिलाएंगे ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर जब विपक्ष मिलेंगे? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपको पता नहीं कि बंगाल में क्या हो रहा है, पहले तो आपको मुझे कांग्रेचुलेशन देना चाहिए था कि पंचायत इलेक्शन जिस तरीके से हुआ, इतना बड़ा बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मरवाने के लिए बधाई दूं मैं आपको। हाईकोर्ट ने क्या बोला आज? हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि सर्टिफिकेट घर पे रखिए? हाईकोर्ट ने क्या बोला है जो बीजेपी और कांग्रेस ने अर्जी लगाई है? हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि जनता ने वोट दिया, जनता की वोट का मान्यता नहीं है। हाईकोर्ट ने बहुत कुछ बोल दिया। ये तो 400 वाला जो आंकड़ा देते हैं, ये तो 400 पार उसका टारगेट, अरे इनके बहुत बड़े नेता हैं, चाणक्य बोलते हैं उनको, सेकेंड इन द कमांड। क्या बोले थे? 200 पार, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार। 2 मई दीदी गई, ऐसा बोले थे ना? क्या हुआ? 2 मई दीदी छा गई। फिर जाइए कर्नाटका, अरे हम पूर्ण बहुमत बना रहे हैं महाराज, हम इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं। क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी। अभी बहुत सारा इलेक्शन होने वाला है। अब सुन लीजिए, विपक्षी एकता की आप लोग बात करते हैं, ये तो इतनी चिलमिलाई हुई है ना भाजपा। अभी जो ट्रिपल इंजन आया ना, देखिए ट्रिपल इंजन ऑटो बना दिया है। हम तो सोचे थे रेसिंग कार आएगी, 4 चक्के या डबल चक्का वाला बुलेट गाड़ी आएगा। जी। अब ये ऑटो बना दिया है, टुक गाड़ी, 3 चक्के वाली टुक गाड़ी, वो चलेगी नहीं, वो पलट जाएगी। गाड़ी चलेगी नहीं, पलट जाएगी। ओके गौरव भाटिया का रिप्लाई देना अलका लांबा। ओके यू मेड योर पॉइंट। मानव जायसवाल आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया ममता बनर्जी के लिए तो हर कोई ये कह रहा है कि अराजकता, गुंडा राज
इसकी मूर्ति है, वो ये पर्याय बन गई है और उनका गुस्सा फुल है। कानून व्यवस्था की बत्ती पश्चिम बंगाल में गुल है। क्या तर्क देते आपने सुना? अमीर जी, चुनाव जीत जाओ तो इसका यह मतलब है कि कार्यकर्ता मरते रहें? क्या ममता बनर्जी ने एक बार बाहर निकल के कहा कि इतनी गिरफ्तारी हुई है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, पहली बार नहीं। 2 मई कानून व्यवस्था गई, तब भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया। बीरभूम में 10 इंसान जिंदा जला दिए गए, ममता बनर्जी चुप रही। और पिछले पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया, और उसके बाद बेशर्मी देखिए, कहते हैं चुनाव जीते हैं तो लोग मर रहे, तो क्या हुआ? हम तो चुनाव जीते जश्न मनाएंगे। यही तो बेशर्मी की हद है। इनका मुंह काला हो गया है, इनका मुंह काला हो गया है, काली पोती गई है। कारण क्या है? ये दूसरा मणिपुर बनाना चाहते थे बंगाल को। अरे भाई, ममता बनर्जी के बारे में ऐसा मत बोलिए, बड़ी नेत्री है आपके साथ। किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला। ममता बनर्जी के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? जी मानव जायसवाल, क्या हैसियत है बताइए? ओके, अलका लांबा अपने पेशेंटली अपनी टर्न का वेट कर रही है। गौरव प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। अलका लांबा, आपको क्यों लग रहा है आपने ब्रेक से पहले जो 2 बातें बोली? ₹2 के टेम्पररी प्रवक्ता, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत? एक सेकंड, अलका लांबा, आपने बोला आम आदमी पार्टी ब्लैकमेल करने की लगातार कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है क्यों ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है? पंजाब में इन्होंने आपको हराया, दिल्ली में आप लोगों का सुपड़ा साफ किया। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी की भी एक खुंदक है आम आदमी पार्टी से? नहीं, देखिए अमीश जी, विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। हम मानते हैं कि पंजाब विधानसभा दिल्ली ये जीते, पर 19 का जो लोकसभा है उठाकर देख लीजिए, पंजाब में 13 में से हम 8 जीतते हैं और ये मात्र 1 सीट पर है। लेकिन ये ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? आपने कहा ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये भाजपा के दबाव में, ये ईडी के दबाव में, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को अगर बाहर लाना और केजरीवाल को अंदर जेल नहीं जाना, तो विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। धैर्य रखे ना, 20 को संसद सदन है, संसद के पटल पर फैसला होना है, हमें जो उचित लगेगा हम करेंगे। लेकिन आप हम पर शक करेंगे, कहेंगे भाजपा के इशारों पे काम कर रहे हैं, तो आप अपना रास्ता नापिए। हम लोकतंत्र को बचाने निकले, आज संवैधानिक तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से कोई भी अध्यादेश रास्ता नापे। रीना गुप्ता, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा कि आप रास्ता नापे? आप बीजेपी के दबाव में है, समर्थन किया। धुतकारना तो बेटर शब्द था, बोलिए। देखिए अमीश जी, मैं अलका बहन का दर्द समझ सकती हूँ। हमारी पार्टी में थी, इज्जत से एमएलए थी, वहां जाके अब उनको ये गाली गलौज करनी पड़ रही है। और अभी कौन है भ्रष्ट विधायक जो 15 साल से कांग्रेस का विधायक था, वो अब आपका विधायक है? अलका जी मत बचाइए, मुझे तो फक्र और गर्व है कि मैं आम आदमी पार्टी के ठगों की पार्टी को छोड़कर अपनी दिल्ली बचाने के लिए कांग्रेस में वापस आकर लड़ रही हूँ। आम आदमी पार्टी के अलका जी, रीना गुप्ता लड़ रही हूँ उनसे। मुझे सत्ता और विधायकी का लालच होता तो मैं आम आदमी पार्टी में सत्ता और विधायक बनाए रखती। रीना गुप्ता रिप्लाई। मैंने विधायकी से इस्तीफा दिया है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। रीना गुप्ता, ठगों से मुझे पार्टी को भी बचाना है और दिल्ली को भी बचाना है। रीना गुप्ता जी, देखिए ये अमीश जी यही हो रहा है। हमला मत करें ना, अलका लांबा डरी हुई है। अरे सत्ता के अरे बोलने दीजिए यार, बोलने दीजिए, शांत होकर बैठिए। अलका दीदी, विचारधारा भाजपा की प्रवक्ता की तरह बिहेव मत करिए, और भाजपा के प्रवक्ता की तरह बिहेव मत करिए। कभी गुजरात गए, कभी उत्तराखंड, कभी गोवा गए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। अलका जी मेरा निवेदन मानिए ना। रीना गुप्ता अपनी बात को 40 सेकंड रख ले, लेट हर अलाउ। ओके रीना गुप्ता। देखिए अमीश जी, बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अलका दीदी और पंजाब के जो नेता हैं उनकी बातों में आएंगे, या फिर जो वो कहते हैं कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। तो इससे बड़ा संविधान पे और लोकतंत्र पे क्या वार हुआ है? जो काला अध्यादेश दिल्ली में आया है, इस तरह का अध्यादेश किसी भी स्टेट में आ सकता है,
और हमने देखा कि किस तरह तमिलनाडु में वहां पे इनके गवर्नर ने एक मंत्री को हटाने का ऑर्डर पास कर दिया। जी इस तरह का ओके, अलका लांबा आप जैसे नेताओं की बातों में कांग्रेस को नहीं आना चाहिए। अलका लांबा, लेट अलका लांबा रिप्लाई। यू मेड योर पॉइंट फॉर 50 सेकंड्स। ओके, रीना गुप्ता। ओके, अलका लांबा 15 सेकंड। अमीश जी, दो मामले बेहद अलग अलग हैं। एक मामला है अध्यादेश को लेकर, एक मामला है महागठबंधन को लेकर कि आम आदमी पार्टी के ठग उस महागठबंधन में आए या ना आए, क्योंकि वो राज्य इनके पास है दिल्ली और पंजाब, जहां कांग्रेस है। बाकी हमारे सहयोगी का दिल्ली और पंजाब में कुछ नहीं। ये कांग्रेस का था जो आम आदमी ने किया है, और आज दिल्ली भी नहीं कर पंजाब। रीना गुप्ता, तो आप ठग है, रास्ता ना पिए। रीना गुप्ता, अरे अमीश जी, ये अध्यादेश अलग है। आज तो अलका लांबा भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोल रही हैं। बड़ा दुख हो रहा है ये देख के कि एकदम भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोल रही हैं। मैं तो कह रही हूँ, अगर आप भाजपा के साथ होने के आरोप लगा रहे हैं, थोड़ी सी शर्म हो तो बेंगलोर मत आइएगा। और थोड़ी शर्म बची हो बेंगलोर। ओके, थोड़ी शर्म बची। ओके, रीना गुप्ता को दिखाइए। रीना गुप्ता, अलका लांबा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रही है थोड़ी शर्म बची है तो बेंगलोर मत आइएगा। थोड़ी शर्म भी बची है तो बेंगलोर बताइएगा। अलका लांबा किस हैसियत से बोल रही हैं? प्रवक्ता कांग्रेस। अलका लांबा के पार्टी के अध्यक्ष ने बुलाया है। अलका लांबा किस हैसियत से बोल रही हैं? अपने पार्टी के अध्यक्ष को बोलती हैं कि वो ना भेजते इनविटेशन लेटर। तो मतलब आप जाएंगे मतलब बेंगलुरु? अमीश जी, हमने शुरू से कहा है, आप जाएंगे हाँ या ना, कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस ने अपना स्टैंड लगभग क्लियर कर दिया है। अभी भी अगर इशारा नहीं समझ पा रही तो वो आम आदमी पार्टी की दिक्कत है। लेकिन अब बात एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर व्यूअर्स, और आज मैं दिल से आपसे बात करना चाहता हूं। इस वक्त आप एक एक्सीडेंट का वीडियो देख रहे हैं। यह वीडियो काफी वायरल है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसे जरूर देखा होगा। लेकिन आज मैं केवल इस एक्सीडेंट के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि मानसिकता के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। सबसे पहले कुछ आंकड़े समझ लीजिए व्यूअर्स। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2021 में 4,12,432 एक्सीडेंट हुए। इनमें 1,53,972 लोगों की जान चली गई, जबकि 3,48,448 लोग घायल हो गए। नियम है, कानून है, चालान है, प्रावधान है, सजा भी है, लेकिन सड़क पर मौत बांटने वाले शैतानों को किसी का डर नहीं है। टू व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट बोझ की तरह लगता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता बिना हेलमेट उनकी जान कितनी हल्की हो सकती है। इतना ही रॉन्ग साइड चलने की बीमारी लाइलाज हो चुकी है। उल्टी दिशा में चलने वालों के तर्क ऐसे होते हैं कि मानो पूरी दुनिया की इमरजेंसी उन्हीं के पास है। उन्होंने अगर रॉन्ग साइड गाड़ी ना चलाई तो ना जाने दुनिया में कैसी मुसीबत आन पड़ेगी। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जब उनकी गाड़ी गलत दिशा में आगे बढ़ती है, तब ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए यमराज साबित हो जाते हैं। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आपने हर दिन किसी ना किसी को सड़क पर गलत दिशा पे चलता हुआ देखा होगा। ये खबर आपके लिए है। लेकिन इन्हें रोकने वाले लोग ना जाने किस नींद में सोए हैं। इन्हें ना सीसीटीवी देखता ना ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जो हादसा हुआ, क्या उसे हादसा कहना वाकई ठीक है? क्या उसे हत्या नहीं कहना चाहिए? और क्या इन हत्याओं की जिम्मेदारी केवल बस उस ड्राइवर की है? भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में 18 और हर दिन 400 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। जरा सोचिए, सड़क पर चलते फिरते हर दिन 400 लोग मारे जाते हैं क्योंकि कुछ लोग रफ्तार और नियमों के साथ खेलते हैं। लेकिन इन लोगों को किसी का डर नहीं है, क्योंकि इन लोगों को नियम ना मानने की लत लग चुकी है। क्योंकि हमारा सिस्टम होता है, चलता है वाले एटीट्यूड में पूरी तरह ढल चुका है। यह मुद्दा काफी अहम है। तो जब तक सिस्टम की नींद ना टूटे, हमें हमारे परिवार के लोगों को नींद से जगाना होगा, अपने दोस्तों को नींद से जगाना होगा। इस काम को हमें अपने हाथ में लेना होगा।
हमें अपने परिवार के सदस्यों को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को कहना होगा कि कृपया करके ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, नहीं तो आप सुसाइड की तरफ, जब रूल तोड़ते हैं तब सुसाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मुझे लगा यह संदेश आपको देना चाहिए, इसलिए मैंने दिया और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। नमस्कार। फिलहाल आर पार में इतना ही।